स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम जो है फोर्थ पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। आप लोगों ने वो थोड़ा बहुत किया होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। बताओ भाई, इसका आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l। एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए n और l चाहिए, है ना, और तो कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन वाले भी चाहिए ना। बट एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की और स्पिन की क्या जरूरत है? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्यों नहीं के बारे में भी तो पता। वो तो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर ऑफ n एंड l ओनली। ओनली से नहीं, लेकिन n सर और l डिफाइन तो हो ही जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बोर ऑर्बिटल इज सपोर्टेड बाय द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये तो सही है ना। ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इज कॉल्ड बोहर ऑर्बिट। ये भी सही है। एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन का वेव ऑर्बिटल वो कहां पर घूम रहा है, तो फिर यही गलत होना चाहिए क्या? जी सर। ठीक है, एमएल सब कुछ चाहिए वैसे, लेकिन ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन है। आई डोंट से इट कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनटीए ने भी इसको सी ए डी ही ऑप्शन दिया है भाई। ठीक है, एम एल और हाँ इन्होंने बोला है कि एम भी होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होना चाहिए, एनएल तो होना ही चाहिए। एम से भी डिफाइन होना चाहिए कि नहीं? क्या? एस। एस स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं है। प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की। इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ओनली। वो ऑर्बिटल में इसका कोई फर्क है कि नहीं है, उससे तो कोई बात नहीं बनेगी ना। ऑर्बिटल के का एड्रेस कौन देगा? ऑर्बिटल का एड्रेस तो एन एल। एन मतलब शेल कौन सी है, एल मतलब सब शेल कौन सी है, और एम मतलब ऑर्बिटल कौन सा है सब शेल का। ये तीनों से ऑर्बिटल का, एम से ऑर्बिटल का पता लगता है, इसलिए ओनली एम वो भी काफी है। ठीक है, फिर भी इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं कहेंगे। चलिए समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? ये तो सीधे फॉर्मूले दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। सर ए। डेल्टा एच यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, सही बात है। बाकी सब यही है सर। है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ये सही है, ये सही है, तो ये सही होना ही चाहिए क्योंकि ये गलत है ना। सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है डेल्टा एस। एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की और सराउंडिंग की टोटल मिला के बढ़ ही रही होती है ना। चलिए, तो U प्लस पीवी बाय डेफिनेशन, इफ U प्लस पीवी डेल्टा एच, एच आएगा भी यहाँ पे, गड़बड़ है, पीवी। ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है ये तो। मैच द लिस्ट। मैच वाला क्वेश्चन देखिए भाई। करने की कोशिश करो, किसी ने कर रखा है तो बहुत बढ़िया, इसको दोबारा से देख लो, ये रिवीजन है आपकी, है ना। सर ऑप्शन। ऑप्शन डी। सर सी। अमन कह रहा है डी, प्रणव कह रहा है सी। सी है, ए का दूसरा है कैडमियम निकल हाइड्रोक्साइड। सर सी वाले का अर्थ होगा ना, क्योंकि वो चार्जिंग की इक्वेशन है लेड सल्फेट बैटरी की। डिस्चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी। देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, हाँ निकल निकल कैडमियम वाली बैटरी है ये। और दूसरा क्या है? बी का पहला है, बी का प्राइमरी बैटरी है, जिंक, जिंक ऑक्साइड और मरकरी बन रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस होता है ये बता दो जरा। सर प्राइमरी वाली एक बार यूज करके फेंक देते हैं और सेकेंडरी वाली फिर से रिचार्ज हो जाती है। सेकेंडरी जो होती है रिचार्जेबल होती है, काफी टाइम रिचार्जेबल है, बैटरी का साइकिल होता है, इनका लाइफ साइकिल होता है। प्राइमरी वाली जो है वो एक बार डिस्चार्ज होगी तो खत्म, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते आप। करना चाहेंगे तो भी उसमें रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन जाने का तरीका ही नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी बैटरी को बताएगा, सेकेंडरी बैटरी जब बार बार रिचार्ज की जा सकती है तो फिर वो खत्म क्यों हो जाती है कुछ दिन बाद, हमें चेंज क्यों करवानी पड़ती है?
सर वो 100% एफिशिएंट नहीं होती ना रिएक्शन, तो कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट कैसे खत्म हो जाएंगे यार। कुछ और? सर उनके इलेक्ट्रोड शायद कोरोड हो जाते होंगे, H2SO4 भी होता है साथ में। इलेक्ट्रोड कोरोड हो जाते हैं? वो तो फिर पहली बार में ही हो जाएंगे, इतना टाइम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कुछ और रीजन कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताइए भाई। डी का थर्ड है, बिल्कुल सही है, डी का थर्ड दो जगह पर है। ठीक है, PbSO4H2 के साथ Pb प्लस PbO2 बना रहा है। सी, सी ऑप्शन सी ही राइट होगा, वो चार्जिंग है ना? जी सर। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कोई बताएगा मुझे? ये तीनों चारों दे रखे हैं इन्होंने, किसी को आंसर पता लगा? देखो होता क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं 100%ली, मेरे पास भी इसका बहुत ज्यादा बढ़िया आंसर नहीं, लेकिन कुल मिला के मेरे पास इसका आंसर है। क्या है कि जब रिएक्शन होती है उसमें कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ये रिएक्शन का यील्ड हमेशा 100% नहीं होता। तो जो बाई प्रोडक्ट हैं धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, या हवा में उड़ रहे हैं, या एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रणव बोल रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोरोड हो जाता है, तो कोरोड कह लो या फिर यूं कह लो, उनके बीच में कुछ ना कुछ कचरा भरने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी लगातार डाउन होती रहती है, और लास्टली सिर्फ कचरा ही बच जाता है, इसलिए एफिशिएंसी जो बहुत डाउन हो जाती है। यानी वो जो प्लेटें होती हैं, लेड की प्लेट है, लेड ऑक्साइड की प्लेट है, उन प्लेट्स के ऊपर कचरा जमना शुरू हो जाता है किसी और चीज का। पहला रीजन तो ये है, कह सकते हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट का। बट कई बार हम देखते हैं कि यहाँ तो बाई प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं होता, रिएक्शंस में नहीं दिखा रखा, लेकिन इनबिल्ट में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है, कि एनवायरमेंटल फैक्टर से भी वो किसी न किसी फैक्टर से पानी से रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 है, उसका भी कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट पानी के साथ में कुछ ना कुछ हाइड्रोजन उड़ रही है, कुछ ना कुछ वहां से भी आ सकता है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है, जो प्लेट होती है ना, अब जरा दूसरा फैक्टर थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो प्लेटें हैं, जैसे मान लो ये जिंक की रोड है, और दूसरी जो है यहाँ पर कॉपर की रोड है, ये सेल तो सभी ने कर रखा है ना? ये जिंक और ये कॉपर, ये दोनों यस को सर। जोड़ दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और साल्ट ब्रिज लगा दिया, अंदर लिक्विड डाल दिया। तो जब जिंक की रोड क्या होती है भाई, ये डिप्लेट होती है, कॉपर की रोड मोटी हो जाती है ना? तो यस यहाँ कॉपर ऊपर चढ़ गया, जिंक की रोड बिल्कुल पतली होगी। जिंक की रोड को पतला अगर मैं दिखाऊं, तो मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ कि जिंक की रोड एकदम से घिस गई, सिर्फ एक पतली तार रह गई जिंक की, यहाँ पर जस्ट वन सिंगल रोड। ठीक है, ये जिंक की रोड रह गई। अब जब मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ इसी सेल को, तो जिंक इसके ऊपर दोबारा से चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या जिंक आपको बिल्कुल परफेक्ट रोड की फॉर्म में चढ़ेगा क्या? वो नहीं टेढ़ा सर। मेढ़ा सा गंदा सा ऐसे करके, मतलब गंदा सा रोड मोटी हो जाएगी, कहीं से हो सकता है यहाँ से ज्यादा मोटी हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पर जिंक ज्यादा आ गया और उस जगह पर कम आ गया। धीरे जब नेक्स्ट टाइम फिर से ये सिर्फ एक पतली रोड रह जाएगी, और इस बार हो सकता है कि वो यहाँ और ज्यादा कचरा यहाँ पर जम जाए, और मतलब जो जिंक जमेगा, जब फिर से चार्जिंग किया तो सारा जिंक यहीं पे जम गया। अगली बार क्या होता है कि ये रोड यहाँ से टूट जाएगी, क्योंकि वो कोरोड यहाँ से भी हो रहा है, नीचे जा रहा है जिंक, साथ में सॉल्यूशन में यहां से अगर टूट गया तो एकदम से बैटरी डिप मार जाएगी, क्योंकि अब जिंक की रोड तो ऊपर रही ही नहीं, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स थे, जिंक की रोड तो इतनी इतनी रह गई। ये समझ में आया? यस सर। इतनी सी अगर जिंक की रोड रह यस गई सर। और सारा जिंक जो है वो नीचे गिर गया, तो बैटरी एकदम से जिंक की रोड जो है वो, अब मैं अगर इसको फिर से चार्ज करना चाहूं, तो भाई चार्ज में जिंक के इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक जो है वो घूम तो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ चिपकना चाहता है, बट सिर्फ वो यहाँ चिपकता है। कितना भी चार्ज कर लो, यहाँ थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और उसके बाद जैसे डिस्चार्ज करोगे फिर से नीचे गिर जाता है, और ये लगातार चलता रहता है, तो बैटरी हमारी खत्म हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस पूरे जिंक को इकट्ठा करके, या जो भी प्लेटिन और पीबी लेड की को इकट्ठा करके फिर से एक बढ़िया सारी प्लेट बनाते हैं। ऐसी रोड नहीं होती, बल्कि वो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, एक प्लेट बनाते हैं। उस प्लेट को एक बढ़िया सारे बॉक्स में फिट भी किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट जब वो प्लेट घिसती है तो उसके अंदर वो खुरदरी हो जाती है ना? और बार बार घिसने से, फिर से जमने से, फिर से घिसने से, फिर से उस पैटर्न में नहीं जम पाती जो परफेक्ट हो, इसलिए बार बार चार्जिंग जो है वो खराब होती है, और जिससे उसका एक लाइफ साइकिल माना जाता है कि वो 500 बार रिचार्ज हो सकती है, 1000 बार रिचार्ज हो सकती है। समझ गए? अगर उस पैटर्न को सही कर देना हम, तो बैटरी को लाइफ टाइम भी यूज किया जा सकता है। आई थिंक सो, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं एंट्रोपी वर्क करती है और सिस्टम को खराब करती है, हम जो परफेक्ट उसको जमाते हैं वैसी रह नहीं पाती।
अगला भी भाई मैच द लिस्ट है 1 और 2, बताओ इसमें क्या है आने वाला है। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO और वाटर बनाता है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 बनाता है, और ये सुक्रोज वाटर। सर जो सी वाला ऑप्शन है उसमें सेकंड आएगा, तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। C कैटलिस्ट वाला। यूज हो रहे हैं यहाँ पे, है सी ना? सी आएगा। यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो अमोनिया के साथ प्लेटिनम लगाओगे आप लोग, और बी का फोर्थ है ये नाइट्रोजन, इसके अंदर आयरन। ठीक है, अमोनिया वाली हैबर प्रोसेस में आयरन यूज होता है कैटलिस्ट। ठीक है, और ग्लूकोज को सॉरी चीनी को तोड़ने के लिए क्या यूज होता है भाई? सर H2SO4। इसी का तो याद था सर, H2SO4, बाकी ऑप्शन मैच नहीं हो रही। ठीक है, SO2 और O2 जो है नहीं याद था सर, बट इसका जल्दी दिख गया ना मैच हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है भाई। NO गैस यूज होती है एज ए क्या, H2SO4, SO2 और O2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या NO है? यस सर, अगर सी का Yes, सेकंड है तो sir. डी का फर्स्ट ही होगा फिर। मुझे ये हजम नहीं हो रहा, मुझे याद ही नहीं है इनका एक कैटलिस्ट था, कौन सा था, आई एम नॉट, बट ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है, पता है क्वेश्चन। हैबर प्रोसेस है ये सारी सर प्रोसेस, बट सी ब्लॉक का तो नहीं लग रहा है, ये शुगर वाला ये तो हमारे में ब्लॉक है। में आता है बेटा सारा ये। सर ये नीचे वाले में शायद V2O5 यूज नहीं करते थे। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यस सर, शायद कांटेक्ट प्रोसेस में भी। हाँ वो यूज होता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये NO वाला तो मेरे को याद ही नहीं है, तभी तो मेरा डाउट था, बट ये भी यूज होता होगा डेफिनेटली, अगर दिया हुआ है तो डेफिनेट याद रखना। किसी क्वेश्चन में अगर कोई एक नई चीज सीखने को मिलती है उसको वहीं पर उसी टाइम याद करो, इससे आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। ठीक है, चीजें बढ़ती हैं, यही प्रैक्टिस का खेल है। तो अगर मान लो यहाँ ये क्वेश्चन आपने कर लिया और ये सेम रिएक्शन आ गई और उसका कैटलिस्ट आ गया, तो आप ये पहचान लोगे कि इसका कैटलिस्ट ये है। ये तीनों में से कुछ ना आए, ये सारी चीजें बदल जाएं, लेकिन ये वाली रिएक्शन सेम आ गई तो शायद इसकी वजह से आपका आंसर सही हो जाए। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसा होता है भाई, ये H2SO4 ही लगेगा, ये आयरन लगेगा, ठीक है, ये प्लेटिनम लगेगा, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द constituent elements are nearly same as or identical। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है या बराबर है? रुबिडियम और सीजियम की, सोडियम पोटेशियम की, आर्गन क्रिप्टन की, आयोडीन और AT एस्टेटाइन की। बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी एंथैल्पी बराबर हो, किसकी बराबर होगी? आर्गन क्रिप्टन की बराबर होगी, नियरली सेम, या कोई और हो सकता है? अब इन्होंने तो डबल दो डबल दे, बता रहे हैं ना। हाँ कम से कम 2 बताने हैं। रिबिडियम सीजियम, रिबिडियम के नीचे सीजियम आता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेना पसंद तो नहीं करेंगे, बड़ा साइज है कुछ हद तक, मतलब दोनों की एनर्जी कंपेरेबल हो सकती है। सोडियम और पोटेशियम, इनके साइज में काफी बड़ा डिफरेंस है, 11 और 19, तो सर इनमें ये वो जो आर्गन और क्रिप्टॉन है, ये तो दोनों ही नोबल गैसेस है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन में एंथैल्पी तो वैसे ही बराबर ऑलमोस्ट में होगी। 0 0 0 आएगी, है ना? हाँ बराबर क्या, 0 मान लो, बात ही खत्म। हाँ, तो सर सर सेम तो दोनों की आएगी। रुबिडियम और सीजियम की भी शायद ऑलमोस्ट सेम ही होती है। रुबिडियम सीजियम की भी ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, उसके अलावा कोई है तो बोलो भाई। आयोडीन और एस्टेटाइन की, नहीं सर, इनकी कैसे होगी? सोडियम पोटेशियम की नहीं हो सकती है, ठीक है। आयोडीन एस्टेटाइन की सर इसका जो आयोडीन और ट्रेंड है एस्टेटाइन वो दोनों बड़े हैं, बेसिकली, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सर इसका ट्रेंड बेसिकली ये कहता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो उतनी नेगेटिव होती जाती है, और जब हम ऊपर से अप टू डाउन मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। तो जिनका बड़ा साइज होगा उनकी इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी ज्यादा पॉजिटिव होगी। लेकिन दोनों ही बड़े साइज में है ना बेटा, ये देखिए हमें क्या करना है कि दोनों की बराबर है लगभग की। सर फिर आयोडीन पे तो नेगेटिव चार्ज आता है ना। सर वैसे आयोडीन और एस्टेटाइन का साइज सेम होता है, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज आ जाती है ना बीच में, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ अप्रोक्सीमेट सेम कह सकते हैं ना, वही वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सोचिए क्या इन दोनों में से कुछ हो सकता है? हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा सीधा सर सीधा। ए और डी में डाउट हो रहा है किसका होगा। चलो सर भाई, ए तो तो कुछ अंदाजा होगा। लगाइए, अंदाजा लगाइए, चलो सर पत्थर लगा पत्थर लगा दिया, दो। सी ऑप्शन के साथ। सर डी। डी ऑप्शन, सी और डी? यस सर ए सर। ऑप्शन।
आयोडीन और एस्टेटाइन के साथ जाओगे आप। सर मैं क्योंकि बीच में रुबिडियम सीजियम के साथ लैंथेनाइड, जाना ज्यादा पसंद करूंगा आयोडीन और एस्टेटाइन के साथ जाने की बजाय, क्योंकि मुझे इनका तो पता ही नहीं है यार। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में लैंथेनाइड सीरीज आती है तो हो सकता है ऑलमोस्ट सेम साइज है उनका। लेंथेनोड, ये एस्टेटाइन को कौन सा होता है, 8वें नंबर पर, 7वें ग्रुप में आता है। यस, 85 एटॉमिक नंबर होता है सर इसका। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हाँ सर इसी में आता 6ठे ग्रुप में आता है, घंटा आता है। नहीं छठा सर, ग्रुप एस्टेटाइन उसी में आता है आई छठा थिंक। आएगा, 7वां आएगा, 7वां आएगा सच, ठीक है, इसके ऊपर भी तो खाली होता है। 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कौन सा ग्रुप में आएगा, यही कंफ्यूजन कर रहा है। दूसरा नहीं सर, क्लोरीन फ्लोरीन कौन वाले सी, ग्रुप में आएगा ये, हाँ फ्लोरीन ग्रुप में ही आएगा एस्टेटाइन। फ्लोरीन ग्रुप में, अरे वो तो ठीक है यार, पीरियड कौन सा है इसका, पीरियड 1 2 3 4। फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है, पहले में हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरे हाइड्रोजन और लिथियम आ रहा है दूसरे के अंदर, ये दूसरे पीरियड में आता है, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, छठे में। एस्टेटाइन तो छठे में आता है। 5वें और Yes. छठे के बीच में क्या कोई रिलेशन है, नो छठे और सर। 7वें सर के बीच बीच में में रिलेशन है। लैंथेनियम सीरीज आती है ना, तो लैंथेनाइड का इंटरेक्शन शायद कुछ फर्क करे। मैं वही पूछ रहा हूँ, वो 5वें छठे में आता है, छठे 7वें में आती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सर भगत जी। 5वें छठे में आता है, छठे ये तो 7वें में साइज एक्टिनाइड वाले आती है। साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो आपको एक बात बताओ, ठीक है, मैं 5वें को लेता हूँ, 5वें के अंदर क्या आता है, और जिरकोनियम और होफनियम का साइज सेम होता है, यस सर। तो आयोडीन और एस्टेटाइन का साइज भी अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हो सकता है। ठीक है भाई, लगाओ अक्कड़ बक्कड़, फिर कौन सा सही लगता है। सर आंसर बताओ। आंसर देखते हैं, ठीक है। अब लास्टली मेमोरी बेस्ड होगा ये। लो भाई, सीजियम और रिबिडियम नियरली सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और ये 46 किलोजूल पर मोल है। और आर्गन और क्रिप्टन, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, है ना। प्लस की हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इनको, जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो नहीं होती इनकी। सर अभी जो कंफ्यूजन हो गई है मेरे को ये क्लियर कर दो। क्लियर बेटा, देखो ये मेमोरी बेस्ड है, सीधी सी बात है ना, यानी आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि और मैंने इतना मतलब वो चीज देखी नहीं, क्योंकि इन दोनों की है ना ऑलमोस्ट सेम थी, तो मैंने उस साइड ध्यान ही नहीं दिया था। देखो इसका तरीका ये, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है ना आयोडीन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालो, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन, और आप लोग दूसरा ढूंढे हुए आयोडीन के साथ, दूसरा क्या है, एस्टेटाइन। ये आती है -296, ऐसा, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, यस, -296 आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सेम एज इट इज एस्टेटाइन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, एस्टेटाइन की है कहीं पे, दे ही नहीं रखी क्या, ढूंढिए आप लोग, ढूंढ लो, किसी को मिली नहीं, मुझे तो नहीं मिल रही अभी। सर क्या चीज? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एस्टेटाइन, आयोडीन की -296 है, ठीक है, एस्टेटाइन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन ही नहीं कर रहे, मुझे तो नहीं मिल रही भाई। तो कुल मिला के एस्टेटाइन और आयोडीन में गैप होता है, सिंपल ये मान सकते हैं, और ये दोनों याद कर रहे, ठीक है, क्लियर है सबको, बस और कोई इलाज नहीं है, लर्निंग सर बेस्ड। -270 की लाइन में क्या -270 एस्टेटाइन की दिखा रहा है। -270, यस चलो सर। आपने ढूंढ लिया यस सर। -270, और वो होता है 270 वो होता है -296, तो नियरली क्या, काफी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। यस और सर। सर इनका -46 और उसका -47 है। ये रुबिडियम सीजियम यस सर, तो इसलिए सेम। 46 47 में एक का ही डिफरेंस है, और इसके अंदर तो लगभग कितना हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया, 30 में से 4 गए, यस 26 सर। का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस है भाई, दैट इज इट। तो मान सकते हैं ये सेम नहीं होते हैं। विच ऑफ द रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
which of the reaction is suitable for concentrating ore by leaching? सर आउट ये ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस है। और को कौन सा लीचिंग के थ्रू आउट ऑफ सिलेबस? सर वैसे मैंने है ना इसके बारे में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन देखा ना, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी सर्च करी थी। अच्छा टॉपिक है, इससे काट दी। ये वाला? हाँ सर, इस क्वेश्चन पे मैंने थोड़ी सर्च करी, अच्छे थोड़े फैक्ट पता चले मुझे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर सर्च किया बढ़िया है। लीचिंग का प्रोसेस, लीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सर जैसे हम है ना मतलब ब्लीचिंग का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो हम पीते हैं ना, वो टी पीते हैं हम, जो टी बैग होता है, उस टी बैग में जो सॉलिड फिल होता है, हम उसको गर्म वाटर में डाल के फिर उसको लिक्विड फॉर्म में करते हैं, फिर उसको ड्रिंक करते हैं। वो एक एग्जांपल है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट विद वाटर, जनरली दैट इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, चलो ये इन्होंने दिखा रखा है कि ये बेस्ट मतलब वो है लीचिंग के लिए, ये अच्छा है। NaOH वाटर प्लस Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल साल्ट फॉर्म ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, क्लार्क मेथड, एस ब्लॉक। आउट ऑफ सिलेबस सर। ये भी खैर लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे पास ना कई साल पहले एक स्टूडेंट आया था, ठीक है, चलो इसका आंसर तो हम नहीं करेंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लो सोल्युबिलिटी। ये स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़िए, कौन सी इनकरेक्ट है। एक चीज बताता हूँ, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था और उसने मुझे बोला कि सर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डाउन है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्रैमिंग होती है, और मेरे फिजिकल अच्छी है, क्योंकि फिजिकल में तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें तो फॉर्मूला लगाना होता है। तो मैंने कहा फॉर्मूले सारे याद कैसे किए? एक फॉर्मूले पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला याद होता है। तो मैं कहा ये भी तो क्रैमिंग है ना। ऑर्गेनिक में आप लोग एक रिएक्शन को 10 बार लिखते नहीं हो, इसलिए वो याद नहीं होती है। समझ गए? तो सारी चीजें एक जैसी हैं, बस हमारा फर्क सोचने का नजरिया बदल जाता है। मैं आपको कह दूं कि इसके 10 क्वेश्चन करके लाने, आप 10 क्वेश्चन कर लाओगे, लेकिन मैं कहूँ कि ये रिएक्शन 10 बार याद करके 10 बार लिखनी है, आपको एक बार में याद होगी ना, 10 बार तो क्यों लिखनी है? वो प्रैक्टिस है, वो हम नहीं कर पाते। इसका आंसर देखिए भाई क्या है। सर वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका आंसर ए है, पढ़ा हुआ है मैंने ये भी आउट ऑफ सिलेबस है? क्या है ये क्वेश्चन? एस ब्लॉक है सर। अच्छा, ये भी एस ब्लॉक है। सर ए आंसर है इसका, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था एस ब्लॉक। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेने चाहिए, हल्के फुल्के कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। लो सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर ड्यू टू द स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी पता है? सर पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है। क्लोरीन नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, इसके चारों तरफ पानी जो है, चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स इसको पॉजिटिव को नेगेटिव एंड से घेर लेते हैं, नेगेटिव एंड को पॉजिटिव एंड से घेर लेते हैं। पॉजिटिव एंड मतलब हाइड्रोजन वाली साइड से यहाँ जुड़ेगा पानी, और यहाँ ऑक्सीजन वाली साइड से पानी जुड़ेगा, और चारों तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल लगातार जुड़ते रहते हैं। तो जितना ज्यादा लेयर बनेगी उतनी ही क्या होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी बनेगी। तो लिथियम फ्लोराइड के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? स्मॉल होती है। समझ गए भाई? सर इनकरेक्ट है। हाँ, ये स्मॉल होती है, इनकरेक्ट है ये। ये ज्यादा होती है, क्यों? लिथियम छोटा मॉलिक्यूल है, एटम है, फ्लोरीन छोटा एटम है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ वाटर ज्यादा जुड़ेगा, तब भी इतनी बड़ी बॉल नहीं बनेगी। जबकि इसी की जगह अगर मैं आयोडीन नेगेटिव की, जिसका खुद का साइज इतना बड़ा है, उसके चारों तरफ पानी जुड़ेगा, सोचो जरा, तो वो एक ही लेयर में जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन, दूसरी लेयर के लिए अट्रैक्शन और दूर हो गया, तीसरी लेयर के लिए और दूर हो गया, चौथी लेयर के लिए और दूर हो गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है लिथियम के केस में? पहली लेयर के लिए अट्रैक्शन, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, अभी भी ये आयोडीन के बराबर नहीं हुआ। तो ये इन टोटल लेयर्स के टोटल मॉलिक्यूल काउंट करोगे तो डेफिनेट है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, लिथियम वाले के ज्यादा आएंगे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा होती है, उनकी कम होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट। मैच, इसमें मैच वाले बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, जिसका भी पेपर था अच्छा था ये मैथ वाला, मैच वाला। मैच ऑफ गैस इवॉल्व ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा इसके ज्यादातर आंसर सी है। ज्यादातर आंसर सी है। सर ये वैसे एक चीज मतलब मैंने नोटिस करी इस वाले में, मैथ वाले में। एक और चीज बता, यस सर सी है। हमने एक ऑब्जर्व किया था, मतलब एक पैटर्न ऑब्जर्व, सभी टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि जनरली ए और बी के चांसेस कम होते हैं, सी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ठीक होने के।
ठीक है, अगर कोई ऑप्शन ना समझ में आए और आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो तो सी लगाना ठीक होता है, बट भाई जरूरी नहीं है कि सी ही ऑप्शन होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कोई सिर पैर सर नहीं। ऐसे तो मैंने जब सुना था, जब मतलब कोरोना के बाद हम स्कूल गए थे तो हमारी टीचर्स कहती थी कि अगर तुम्हें कुछ ना है ना एमसीक्यू में तो सी लिख देना, अगर कोई बच्चा फेल होगा तो मैं ठीक कर दूँ। और वो हमारा आज जो यशवीर आज आया ही नहीं है ना, यशवीर गायब है, उसका तो वो सी बताएगा तो भी गलत ही आएगा। है ना, इसका आंसर क्या है अभी, आंसर बताइए, सर लिस्ट में सी। क्या ढूंढना है? सी है। सी आंसर इसका, ए का दूसरा आ रहा है क्या? ये क्या चीज है, रिएक्शन बतानी है क्या? मैच द गैस यस सर, रिएजेंट ठीक है, बताती Yes, sir. है तो KMnO4 HCl के साथ रिएक्शन करता है सर तो क्लोरीन गैस निकलती निकलेगी। है। ये वाली रिएक्शन वो थी जो मैंने आपको बताई थी, याद है? KMnO4 रिएक्शन करेगा HCl के साथ, इसलिए यहाँ HCl नहीं डाल सकते, यहाँ H2SO4 डालते हैं, याद है यस सर, आपको? याद है। है ना, तो ये Yes, वही है, sir. ये वही है, सिंपल। तो यहाँ से कम ये वाला ऑप्शन तो उठा सकते हो, बी का फोर्थ। बी का फोर्थ कितनी जगह पर है? बी का फोर्थ, बी का फोर्थ दो ऑप्शंस में है, सी और डी। अब उसके अलावा बाकी का हमें चेक करना है। NaNO3 को हीट करने पर क्या निकलता है? सर O2 गैस निकलेगी। ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। और पहले का दूसरा हो गया, फिर उसके बाद एल्युमिनियम से ये वाला, सर इसमें हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। ठीक है, दैट्स इट। चलिए भाई, यहाँ ऑक्सीजन निकलती है और ये सारी रिएक्शन है, याद करनी है और तो कुछ नहीं है इसमें। Which of the following has least tendency to liberate hydrogen from mineral acid? Mineral acid क्या सर होता है? ऑप्शन ए। और HNO3 ये सबसे Yes, कम sir. टेंडेंसी किसकी होती है? ऑप्शन सी, सर ए कॉपर। Sir, A. ए, Copper. ठीक है, और क्यों? सर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए ये तो लिबरेट ही नहीं कर पाएगा। यस, बस इतना ही बर्न करना है, ठीक है। वो माइनस में प्लस में होता है 0.34, बाकी Yes, सबका माइनस में है। जिंक का तो हमें पता है माइनस में होता है ना, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो यहाँ पर भी लीस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अमंग द गिवन मेटल्स एंड लाइज हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में नीचे आता है, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है तो वहां पर आएगा। गिवन दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, द पोल्यूटेड वाटर, आउट ऑफ सिलेबस। ये भी आउट ऑफ सिलेबस, हाँ बीओडी दे रखा। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आंसर है। मैच द फॉलोइंग, बड़े मैच वाले क्वेश्चन है भाई इस पेपर में, इतने थोड़ा आते होते हैं। हाँ तो सारे मैच ही आए हुए हैं। सर मजे आ गए होंगे जिनकी इसमें आई होगी। बताओ भाई आंसर, स्पाइरो कंपाउंड क्या सर होता है? सी। सी है, सबका सी आ रहा है Yes. क्या? सर देख लो मेरी ऑब्जर्वेशन सही है। जो बंदा तुक्का भी लगा के आया हुआ ना सी का, वो तो पार है उसका बेड़ा, तो है ना, जो क्वेश्चन आता है वो कर लो, जो नहीं आता सी लगाया है, चलो ठीक है भाई। पहले का थर्ड है, पहले का थर्ड देखिए कैसे है, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये नॉन प्लेनर होता है, यस सर, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके पास। ठीक है। नेक्स्ट, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, बी बाई साइक्लो कंपाउंड है, दो साइक्लिक चीजें जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है ना। सी का पहला, सी स्पाइरो कंपाउंड। अब स्पाइरो कंपाउंड और बाई साइक्लो कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, अब ये आप लोग बताओगे। सर डाई साइक्लो कंपाउंड का एक टाइप होता है स्पाइरो कंपाउंड। ठीक डाई है, तो साइक्लो कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, एक मतलब ब्रिज्ड टाइप में होता है, एक स्पाइरो होता है और एक और। ठीक है, मैं समझ गया। तो अब मुझे बताइए स्पाइरो को कैसे पहचानोगे? सर स्पाइरो थोड़ा सैंड क्लॉक की शेप में होता है। किस क्लॉक की? सर वो थोड़ा सा डायगोनल से शेप ये होता है। स्पाइरो कंपाउंड सिलेबस में है। ये कोई आंसर नहीं, वैसे तो स्पाइरो कंपाउंड सिलेबस में नहीं है, बट बेटा हो तो कुछ भी सकता है, उसकी रिएक्शंस तो आ ही सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब जरा, स्पाइरो कंपाउंड की खास चीज बताता हूँ। स्पाइरो कंपाउंड के बीच में दो रिंग होंगी, दोनों साइक्लिक होंगी, और वो सिर्फ एक कॉमन कार्बन एटम से जुड़ी होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग बना दी, हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन बना दी, दूसरी साइक्लो हेक्सेन की दूसरी में ट्राइंगुलर रिंग बना देता हूँ, तो दोनों का एक कॉमन कार्बन एटम है जो दोनों रिंग्स में है, सिंगल एटम होगा, दो नहीं। यहाँ पर देखो दो एटम्स हैं
जो दोनों रिंग्स के अंदर कॉमन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ही एटम है जो दोनों रिंग में कॉमन है। समझ में आ गया? यस सर। अब इसको याद रखना, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड कौन सा, तो स्पाइरो और साइक्लिक दोनों के बीच में डिफरेंस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, सी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। नॉन प्लेनर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, ऑब्वियस है हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि हेटेरो, अब देखो हेटेरो वैसे तो एक ये हेटेरो और एक ये है, ठीक है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता है, तो डेफिनेट सी बात है इसके अंदर काउंट करेंगे ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है इसमें, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अगर ये एरोमेटिक है तो ये वाला नॉन प्लेनर ही होगा, क्योंकि सर ये लेकिन aromatic नीचे वाला नॉन प्लेनर भी नहीं है ना, वो प्लेनर है नीचे वाला। हाँ, एरोमेटिक हमेशा प्लेनर ही होता है, मैं यही कह रहा हूँ। एरोमेटिक अगर होगा तो हक्कल रूल क्या कहता है, प्लेनर पक्का होना चाहिए, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, है ना, तो प्लेनर तो होना चाहिए। तो एरोमेटिक अगर कंपाउंड आपने डिफाइन कर लिया तो प्लेनर तो आपको पता लगेगा कि ये तो पक्का प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर फिर कौन सा हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो, ये तो सारे होमोसाइक्लिक है, सब में कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, दो ही हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। तो फिर एक आपको पता है एरोमेटिक है, तो दूसरे वाला ही नॉन प्लेनर होगा, पक्का होगा। अब इसको वैसे भी याद कर लो और वैसे भी याद कर लो, दोनों तरह से, बाईसाइक्लो स्पाइरो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। डबल बॉन्डेड कार्बन की चेन दे रखी है, उसमें मर्क्यूरी और एसीटेट प्लस वाटर प्लस NaBH4 दे रखा है, डिहाइड्रेशन करेगा वो, और यहाँ पर BH3 ट्वाइस और H2O2 और OH नेगेटिव दे रखा है, जिससे B बनेगा। A सर और B क्या, बी सर बी सर बी बी ऑप्शन है। ये जो है मार्कोनी प्रोडक्ट है, बी एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट है। क्योंकि उस साइड बी साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा है ना। BH3, हाँ BH3 एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट ही देता है ना। यस। बस ये चीज याद होनी चाहिए, तो ये अपने आप उसका रिवर्स हो जाएगा, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखें तो भाई ये सॉल्यूशन है, ये आ गया, ये मार्कोनी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर दूसरा कौन सा किया, एंटी मार्कोनी कहाँ से स्टार्ट किया, हाँ ये रहा, BH3 यहाँ पर जोड़ रखा है, ये एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा। दोनों प्रोडक्ट बना के भी देखिएगा, याद भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटोन ऑफ विच कंपाउंड शो पीके वैल्यू, लोएस्ट पीके वैल्यू। पीके वैल्यू किसकी सबसे कम होगी, पीके वैल्यू कम होती है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एसिड। स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें सीधी बात है कि एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये देखना। कौन सा आएगा, क्या लगता है आपको, दोनों में एसिड, पहले तो एसिड ही ढूंढ लो, एसिड कौन है। सर दोनों एसिड तो ए और डी है। ए और डी एसिड है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए और डी में से नहीं होना चाहिए कोई, Yes, sir. है ना। उसके अलावा कोई और भी आंसर हो सकता है। सर सी वाला भी हो सकता है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग भी थोड़ा आपने बोला था एक्सेप्टिंग नेचर दिखाती है और बगल में कीटोन लगा हुआ है। हाँ यहाँ पर कीटोन है, तो क्या मतलब ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, सर वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा ना फिर। कौन एसिडिक होगा, ये यस सर। ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, मतलब ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, फिर बेंजीन रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं, बट ये तो प्योर एसिड है और ये भी प्योर एसिड है, और ये एसिडिक बिहेव दिखा सकता है, ये मान सकते हैं, तो क्या इसका पीके ज्यादा हो जाएगा क्या, इज नॉट कंफ्यूजिंग। और यहाँ पर भी ये वाले भी एसिडिक हाइड्रोजन है, या इसने स्पेशली कहा है भाई कि ये वाले हाइड्रोजन से सर ये जो सर वही वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखने हैं। हाँ ये वाले हाइड्रोजन देखने हैं भाई, इन्होंने ये लाइन लगा रखी है, देखो अंडरलाइन लगा हुआ है नीचे, समझ गया Yes, समझ गया समझ गया। तो ये नहीं देखना, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये तो प्योर एसिड है, ये भी प्योर एसिड है, ऑब्वियस है, ये नहीं देखने, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और ये, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा एसिड है। देखो इस डबल बॉन्ड O को यहाँ ऑक्सीजन से लोन पेयर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, और ये H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, ये इधर से नहीं छीनेगा। इस डबल बॉन्ड O को यहाँ से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मिलता है, लोन पेयर नहीं मिलता, तो ये इस हाइड्रोजन से छीनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये तो ऑप्शन कट गया, समझ गए। यस सर। ठीक है, इससे ज्यादा तो ये एसिडिक होना चाहिए। फिर उसके बाद
C डबल बॉन्ड O, यहाँ इसको ये भी इंडक्टिव इफेक्ट डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है, इसको दो दो डोनेट करने वाले हैं। और इधर हमें पता है बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है बजाय कि डोनेट करने के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट तो नहीं करेगी, डोनेट कर सकती है, बट अगर ये हाइड्रोजन H नेगेटिव निकल जाए और यहाँ पॉजिटिव आ जाए, फिर बेंजीन क्या करेगी, इसको लोन पेयर डोनेट कर देगी। बट अभी तो डोनेट नहीं करने वाली, सिर्फ एक्सेप्ट ही करेगी। यानी इसके मुकाबले भी हम इसको क्रॉस कर सकते हैं कि भाई ये दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं है जितना ये है। सेम केस यहाँ पर होगा, C डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है इसको वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसके पास OH बैठा होता है, इन दोनों में तो OH बैठा है इसको वापस देने के लिए, तो ये हाइड्रोजन तो एसिडिक हो ही नहीं सकता। तो पहला और चौथा तो वैसे ही एलिमिनेटेड है। तो रहा कौन सा, B और C में कंपटीशन है। अब B और C में आपको क्या लगता है? सर सी बताओ। वाला होना चाहिए, बेंजीन बैठा है ना साथ में, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा उससे। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, और वहां पर तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ही होने वाला है, डेफिनेट है। तो यानी इस तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको हो रहा है और इस तरफ से भी हो रहा है, बट इसके मुकाबले कम। तो C विल बी द राइट ऑप्शन, आई थिंक सो। यस, क्लियर है? सर पहले तो मेरे को लग रहा था कि C नहीं है, D सही ऑप्शन होना चाहिए। सर आप D या तो A। मैं नहीं कर रहे। हाँ, मैं तो साफ ही मना कर रहा था, लेकिन भाई वो मेरे को दिखा ही नहीं कि ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है। समझ गए ना? हाँ यस सर। सर। याद रहे, ये अच्छा लिखा भी हुआ है, हमने पढ़ा ही नहीं ढंग से। फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटोन, मार्क्ड प्रोटोन है बेटा, समझ गए? अभी तो सही होगा, है ना? लेस स्टेबल क्रॉस रेजोनेंस आता है, H पॉजिटिव डोनेट करके दिखाया इन्होंने। और यहाँ पर मोस्ट स्टेबल है, तो पीके की वैल्यू इसी की ज्यादा होगी। इट हैज द लीस्ट, सॉरी कम होगी, लीस्ट पीके वैल्यू। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। यस सर। और डी को तो दिखाया ही नहीं इन्होंने, तो लेना देना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फ्रॉम द बिलो गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। तो रिएक्शंस का सीक्वेंस दे रहेगा, ए और बी बताने हैं आपको कौन सा क्या होगा, बताइए जरा। सर ऑप्शन बी। सर एक बार इस वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट बना के दिखा दीजिएगा दोनों। इसका प्रोडक्ट बना के, ठीक है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बना लेंगे। AlCl3 दे रखा है, क्या बनेगा? सर एक क्यूमीन्स प्रोसेस है पहली वाली, पहले में फिनॉल बनेगा। सर ये पूरे जो तीनों चारों स्टेप है पहली रिएक्शन में, फिनॉल बनेगा एंड में। ठीक है, और उसके बाद फिनॉल की रिएक्शन Na2Cr2O7 K2Cr2O7 जैसा ही है, KMnO4 प्लस बन जाएगा ना। सर वो क्या? क्विनॉन बनता है इसमें। फिर उसके बाद ब्रोमीन जोड़ रखा है, ब्रोमीन इन CS2। बी सर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। तो पहला क्या बनेगा भाई? ऑप्शन बी मतलब दिस और दिस वन, ब्रोमीन बाद में जुड़ेगा फिनॉल के साथ में। फर्स्ट Yes, स्टेप sir. में ये बन, बाकी स्टूडेंट सबको ये लग रहा है? वैसे सारे ऑप्शंस आसपास के ही हैं। चलो लेट्स सी द आंसर। देखिए भाई, यहाँ सबसे पहले AlCl3 है, क्लोरीन को ये लेके जाएगा, क्लोरीन लेके जाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया एल्काइलेशन। Yes, sir. ये तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है, क्लोरीन नेगेटिव को लेके जाता है। एल्काइलेशन होने के बाद फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इसका, एरियल ऑक्सीडेशन, OH बनता होता है एरियल ऑक्सीडेशन में। याद है ये क्या Yes, बनेगा? sir. ये क्यूमीन वही बनेगा ना, और उसके बाद एरियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम सीधा, तो ये बन गया हमारे पास फिनॉल। अब उसके बाद क्या, फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्रोमीन पैरा पर जुड़ता है, तो बी विल बी दिस वन। और उसके बाद जब इसको Na2Cr2O7 से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन दोनों तरफ ऑक्सीडेशन करवा देता है, ये ए विल बी दिस वन। तो ए और बी उल्टे क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए पहले बनेगा, बी पहले बनेगा? ए पहले बनेगा। सर ए एंड बी बोला ना रिस्पेक्टिवली। नहीं, यहाँ ए इसने कुछ और दिखा रखा है यार, ए कैसे? सर ये इन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है। ये गड़बड़ कर रखी है ना, ये सर ये आगे क्वेश्चन। ही बना हुआ है वो, कल तो क्या। सर वो बी वाला दे के बोल दिया मैंने। बी वाला देख के आपने बोल दिया Br2 और ये K2Cr2O7, तो देखो बी प्रोडक्ट तो ये होना चाहिए और ए प्रोडक्ट ये होना चाहिए। नहीं सर, बी वाला ब्रोमीन वाला बनेगा ना। सॉरी हाँ, ये होना चाहिए और ए वाला ये होना चाहिए।
इन्होंने क्या बनाया? सर यही होगा, ए एंड बी बनाना है। सर इन्होंने भी सेम ही बनाया, बस इन्होंने रिएक्शन अलग कर दी। O2 के बाद H पॉजिटिव आयन जोड़ रखा है, कुछ गड़बड़ कर रखी है इसमें मुझे। अभी देखो, पहले ये था फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाया, फिर O2 के साथ ऑक्सीडेशन करवाया तो वो फिनॉल बनेगा। फिर उसके बाद H Yes. पॉजिटिव आयन और वाटर के साथ ट्रीट करा, चलो जो भी किया वो H मिल जाएगा उसको, फिनॉल बन गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब बेंजीन को ही ट्रीट करवाया या हमारे फिनॉल को ट्रीट करवाया? फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया, सर फिनॉल फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दिया तो ये बन गया। अब उसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रखी बाद में, ये गड़बड़ नहीं कर रखी यहाँ पर? नहीं सर, फिनॉल की रिएक्शन कर। सर इन्होंने फिनॉल की 2 रिएक्शन करवाई है। फिनॉल की 2 रिएक्शनें करवाई हैं। यस सर, अच्छा, अलग अलग। यहाँ जो बनेगा फिनॉल, एक इधर करना है और एक इधर करना है, तो ये ए क्या लिख रखा है? ये गलत लिखा हुआ है फिर। सर वो सर गलत। ने क्या लिखा है? ये ए गलत लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं अभी से। ठीक है, ये देखिए, ये ए है और ये बी है, समझ गया अभी। ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा, मैं कहा ए और बी तो ये है, फिर यहाँ क्या बना रखा है, और ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अभी सही है, सही है भाई, समझ में आ गया। मेरा डाउट कुछ और ही था। यस सर। ठीक है, सबके अपने अपने लेवल के डाउट्स होते हैं, याद रख लेना, है ना। ए और बी यही बनेंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिलो गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज बेस, है ना, एथेनॉल था Yes, sir. और सोडियम मेथॉक्साइड बना। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के बना रहा है, तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होगा। ए मेजर बनेगा, बी माइनर बनेगा। ए और बी क्या होंगे, बस ये पूछ रखा है उसने। सेजफ प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, सेजफ प्रोडक्ट। आंसर बताइए क्या होना चाहिए। है किसी का कोई गैस? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्या बना रहे हो आप इससे? सर वो C2H5O माइनस छोटा बेस से आके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, फिर सेटजेफ एल्कीन बन जाएगी। C2H5 क्या ले जाएगा? सर H प्लस ले जाएगा ना, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है छोटा सा। ये वाला? नहीं सर, इसके बगल वाला। ये वाला? यस सर। ये H ले गया, फिर इसके बाद सर वो अमोनिया छोड़ के चला जाएगा वहां से फिर। H पॉजिटिव आया तो ये इधर आएगा क्या? बाकी के स्टूडेंट भाई जल्दी से बताओ जरा क्या होने वाला है। ए इज, इन्होंने आपका कौन सा ऑप्शन है, ए या बी? सर ए। ए। 3 कार्बन की चेन है, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये यहाँ पर डोनेट करेगा क्या? ये ऑलरेडी पॉजिटिव यार, डोनेट क्यों करेगा? पहली बात तो यही मेरे को समझ में नहीं आ रही। अगर यहाँ वाला H इसको डोनेट करे तो ये डोनेट कर सकता है, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ले जाएगा ना, मतलब जैसे बेस आएगा वहां से H प्लस निकाल के ले जाएगा, तो बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तो वहां से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ले जाएगा, फिर वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। बगल वाले कार्बन से लोन पेयर आएगा, कौन से कार्बन पर लोन पेयर आएगा मुझे ये बताओ। नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? नाइट्रोजन सिर्फ इस कार्बन से लोन पेयर ले सकता है या CH3 वालों यस सर, उस पे ले लेगा, उससे ले लेगा ना, फिर उसके बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, H प्लस गया होगा तो। इस कार्बन पर नेगेटिव है? नहीं सर, इसके बगल वाले। इसके साइड वाले इस कार्बन पर? यस सर, H प्लस वहीं से लेगा वो। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगा दिया, फिर इसके बाद क्या? नाइट्रोजन यहाँ से लोन पेयर लेता है, अच्छा आप ऐसे कह रहे हो, और ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, यस सर। डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और फर्दर ऑन CH3 CH2। ठीक है, ए प्रोडक्ट तो बन गया, और बी प्रोडक्ट इसका रिवर्स यहाँ से H ले जाए, यस सर। डबल बॉन्ड यहाँ बने, और ये वही सेम प्रोसेस हो जाएगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कोई गैस बाकी के स्टूडेंट? मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा? चलो ये बताओ। एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला होना चाहिए, मेजर कौन सा होना चाहिए? ये एसिडिक ज्यादा होगा ना, उसको तो इलेक्ट्रॉन देने वाले बैठे हैं, तो मेजर तो ये होना चाहिए। ए मतलब ए ये होना चाहिए नीचे वाला, आई थिंक। देखो ए ऐसा है कोई नीचे वाला? यस सर, है सी ऑप्शन में। सर सी वाला। सी में? और फिर बाकी सेम है ना, दोनों उल्टे पुल्टे हैं, तो सी के चांसेस ज्यादा नहीं है। और इसमें क्या है भाई?
इसमें भी तो वही है, ई में भी वही है यार, ऑप्शन तो सारे सेम नहीं है क्या ये? Z-Bus Hoffman's और सर ये Z-Bus प्रोडक्ट का डिफरेंस। छोटा बेस है तो सेटजेफ एल्कीन नहीं बनाएगा? कौन? C2H5O माइनस। C2H5O माइनस सेजफ प्रोडक्ट बनाएगा। बट मुझे तो ये सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, पहले तो मेरी कंफ्यूजन दूर करो, ये सारे ऑप्शन एक जैसे हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर, अलग है। ए में और बी में डिफरेंस देखना कोई ध्यान से। सर वो सेटजेफ और हॉफमैन लिखा हुआ है नीचे। सेटजेफ और नीचे वाला यस सर। यार प्रोडक्ट तो सेम ही है, क्या कह रहे हो आप लोग? सर नीचे वाला जो एक सेटजेफ प्रोडक्ट है, बी वाले में हॉफमैन प्रोडक्ट है। अच्छा ये प्रोडक्ट का नाम अलग कर रखा है, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। फिर फर्दर ऑन सी वाला और ये उल्टा हो गया है ना, पलटी मार गया बस ये। और डी वाला ये भी पलटी लगा गया, ये सेम है, ठीक है। सी और डी सेम है, ए और बी सेम है, तो ए और बी सेम है, सी और डी सेम है। अब मेरा माइंड क्या कहता है, देखो सी और डी में से ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहां से एच पॉजिटिव आयन उड़ाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस वन। ये समझ में आया? सर लेकिन एल्कीन तो ए वाले में ज्यादा स्टेबल बन रही है। ए वाले में एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है उसके। सही है। बट स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है भाई, एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाए, एसिडिक हाइड्रोजन तो यहां बनेगी। बताइए कौन सा होना चाहिए, सी के डी? सी और डी में से मैं कंफ्यूज हूं, आप कह रहे हो ए है। चलो ठीक सर है, सी होना सेजफ चाहिए प्रोडक्ट क्योंकि क्या होता है, अब जरा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या निकलता है। पहले सेजफ प्रोडक्ट बताइए क्या होता है। सर जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होती है। मोर स्टेबल एल्कीन जो है वो मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यही है। तो शायद माइन माइन के केस में हॉफमैन वाला शायद वो होता है कौन से केस मेजर। में? सब माइन। एमाइंस के केस में। एमाइंस, एमाइन को भी लोन पेयर चाहिए। सर सी वैसे हो सकता है क्योंकि NCH3 बल्की ग्रुप है, तो हो सकता है C2H5 को स्टेरिकली हिंडर करे। जैसे ये हाँ शायद ये एक भी एक फैक्टर हो फ्रिक्शनल सकता केस है। है। सी और ले मेरी बात सुनो, सी होगा या डी होगा, इसमें भी कंफ्यूजन है। नहीं सर सी ही होगा, अगर होगा तो ए और सी में से कोई एक होगा। ए और सी में से कोई एक होगा, चलो ठीक है, लेट्स सी द आंसर। सी है, सी राइट ऑप्शन है भाई। इथाइल अल्कोहल वही एच लेके जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है। ये इन्होंने मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताए हैं, सी इज द राइट ऑप्शन। सर एक बार दोबारा समझा दो, मुझे समझ नहीं आएगा। समझ, चलो ठीक है, आप लोग वहां पर अटके हुए, हम कुछ और ही सोच रहे हैं। चलो बेटा आपको वो बताता हूँ, ये हुआ क्या, CH2 यहाँ पर है CH, मैं एक H ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम प्रोडक्ट आपके सामने बना रहा हूँ, और फर्दर CH इसके साथ N लगा हुआ है जो पॉजिटिव है, और मिथाइल ग्रुप है 2, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप है Me, ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 है, 3 मिथाइल ग्रुप है। फिर प्लस ऑन यहाँ पर CH3 है, तो ये CH2 लगा रहा हूँ और यहाँ H लगा रहा हूँ, तो देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है ये इधर से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट तो दोनों तरफ से इस कार्बन को मिल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या अब इसमें, इसके अंदर ये दोनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन होगी, तो हमारा बेस क्या करेगा, C2H5O नेगेटिव, ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, दिस विल अटैक ऑन दिस, H पॉजिटिव आयन पर ये अटैक करेगा, या तो यहां से उड़ा सकता है या फिर यहां से उड़ा सकता है। समझ में आ गया ये? यस सर। अगर यहां से उड़ा रहा है तो ये कार्बन बना नेगेटिव चार्ज, तो देखो अब ये कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां से निकाल लेगा, नाइट्रोजन यहां से अलग हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच, अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो। और अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस लेता है तो ये कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, डबल बॉन्ड कहां बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ, यानी या तो डबल बॉन्ड यहां बन सकता है या डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, और इसका जाना तो कंफर्म है। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, तो अगर ये जा रहा है तो देखो एक है, हम यहाँ पर
ये ब्लू वाला ये यहाँ ऐसे बॉन्ड बन सकता है, और दूसरा बॉन्ड कहाँ बन सकता है, दूसरा बॉन्ड यहाँ ऐसे बन सकता है। दोनों जगह पर दोनों में से कौन से की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियस है, बेस स्ट्रॉन्ग है और जो ज्यादा एसिडिक होगा वो उड़ने के चांसेस ज्यादा है, तो यानी ये H पॉजिटिव आयन उड़ेगा यहाँ से। दूसरी बात, ये एक स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है, प्रणव ने ये बोला कि सर ऐसा हो सकता है, स्टेरिकली हिंड्रेंस है तो इसलिए यहाँ से उड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, यहाँ से उड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा होगा और यहाँ डबल बॉन्ड कम होगा। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट दे रखे हैं, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है, समझ में आया, पहले कार्बन के बाद में ही डबल बॉन्ड, तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, ठीक है, तो यानी ये मेजर होना चाहिए, हमारे हिसाब से मेजर के चांसेस ये ज्यादा है। अब सेजफ प्रोडक्ट क्या कहता है? सेजफ प्रोडक्ट मतलब जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, तो ये डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ यहाँ भी CH3 लगा और इस कार्बन के साथ में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना दोनों, इनके दोनों तरफ कार्बन की चेन्स लगी हुई है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन इस तरफ नीचे वाले को देखते हैं तो ये सिर्फ एक कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है, इसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, और इधर वाले कार्बन के साथ जरूर चेन लगी हुई है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर सेजफ प्रोडक्ट बनाते तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, समझ में आ गया? होफमैन प्रोडक्ट के अंदर रिवर्स होता है, उसका कोई चक्कर नहीं है। अब होफमैन प्रोडक्ट बनता कब है? ऑब्वियस है भाई, या तो स्टेरिकली हिंड्रेंस हो या कुछ और हो जिसकी वजह से होफमैन प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड, एक तो यहाँ ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला थोड़ा लेस स्टेबल होगा, और ये होफमैन प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। ये है रीजन और ये है आंसर, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है दीपिका, आ गया ना? ठीक है, सर तो भाई थोड़ा सा आप, हाँ बेटा बोलो। सर नेग्लेक्ट कर सकते थे क्योंकि बी के साथ सेट जब प्रोडक्ट देगा और क्वेश्चन में बोला कि बी माइनर है। हाँ बी माइनर है, क्योंकि देखो होफमैन, कई बार होफमैन प्रोडक्ट भी ज्यादा होता है, बी तो सेजफ प्रोडक्ट है। बी Yes, sir. हमारा आंसर देखिए, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो हमारा आंसर क्या कहता है, होफमैन प्रोडक्ट, मतलब होफमैन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये है होफमैन प्रोडक्ट, ये वाला सेजफ है, समझ गए? वहां जो उसने लिखा है, जो देखो जो ऑप्शंस के नीचे लिख रखा है ना, उसको थोड़ा लाइटली लो कि ऑप्शन के नीचे यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सेजफ प्रोडक्ट बना रहा है, समझ गए? समझ गया। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन को। टेरिलीन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन, ये पॉलीमर से, अभी पॉलीमर आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। चलो ठीक है। फिजिकल के क्वेश्चंस नहीं है क्या? क्या बेटा, क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द बिलो गिवन साइक्लिक हेमी एसिटल, हेमी एसिटल दे रखा है, ऑब्वियस है हेमी एसिटल आपको पता है क्या होता है, और द करेक्ट पायरानोज स्ट्रक्चर इज, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो करेक्ट पायरानोज स्ट्रक्चर, जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो नीचे वाला कौन सा करेक्ट है ये बताना है। 1 2 3 4 5 OH और H की कंडीशनें बस दिखानी है, तीसरा जो कार्बन है उसका H और OH अलग है, और चौथा पांचवा वाला को तो सीधा जुड़ गया, छठा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है यार, सीधी बात ये है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होता है। HOH, मैं थोड़ा सा ऑप्शन डी के अंदर थोड़ा आपको करेक्शंस करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऐसे बनेगा HOH, है ना, HOH OH, ये तीसरे वाले कार्बन का उल्टा हो गया, चौथे वाले का फिर से यही है, और पांचवा जो कार्बन होता है वो तो ऑब्वियस है, उसका तो OH ऊपर CH2OH। ठीक है, क्लियर है? यस Yes, sir. अगर इसमें देखें पहला दूसरे में ही इसने OH को पलट दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले और दूसरा दोनों कार्बन का OH एक ही साइड होना चाहिए। इसके अंदर देखें, पहले का ऊपर है, दूसरे का भी ऊपर है, तीसरे का नीचे है, बिल्कुल सही है, चौथे का भी नीचे है, फोर्थ वाले का तो वापस हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में देखें, ये OH नीचे है, हो सकता है कोई बात नहीं, दूसरा OH भी नीचे है, ये भी हो सकता है, तीसरा OH ऊपर है, ऑब्वियस है पलट दिया इसने तीसरा, चौथे वाला नीचे है, ये भी हो सकता है, और पांचवें वाला ये तो हमेशा ऊपर होता है। तो अगर हमने सारे पलट रखे हैं तो ये वाला OH, ये वाला भी तो ऐसे OH नीचे की तरफ आना चाहिए ना, यस सर। है ना, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन सिर्फ एक ही बचेगा, दैट इज डी। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर।
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। वैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, आपको याद होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इनहिबिटर आउट ऑफ सिलेबस। ड्रग आर गिवन बिलो। आउट ऑफ सिलेबस। यस सर, आउट ऑफ सिलेबस। ड्रग्स। सर वैसे है ना, जितने हम पुराने साल के पेपर करते हैं ना केमिस्ट्री में, उतने ज्यादा डिलीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ज्यादा डिलीटेड क्वेश्चन होते हैं सर, जितना जैसे हम 2021-22 के कर रहे हैं ना, तो ज्यादा डिलीटेड क्वेश्चन होता है मतलब। हो सकता है बेटा, इट मे बी। एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन आयोडाइड आयन विद द H2O2 at room temperature. Always use freshly prepared starch solution. Always keep concentration of sodium thiosulfate less than Ki. Record the time immediately after the appearance of blue color. Record the time immediately before the appearance of blue color. Always give the concentration of sodium thiosulfate more than the Ki solution. Choose the correct option. बताइए भाई कौन सा correct option है, क्या करोगे आप लोग। कुछ समझ में आ रहा है इसमें? नहीं सर, बता दो एक बार ये वाला। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर। सर मैंने तो छोड़ दिया था कि क्लास सर में ए सही वाली कर स्टेटमेंट लग रहा है थोड़ा सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा तो था ऐसा कुछ। ए वाली स्टेटमेंट मतलब इसमें क्या ढूंढना है अपने को? और द कैनेडिक विद H2O2 राइट ऑप्शन ढूंढना है क्या? चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर के अंदर देखो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद स्टार्च सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो फ्रेशली प्रिपेयर ही होना चाहिए। ऑलवेज कीप द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेस देन द Ki सॉल्यूशन। Ki सॉल्यूशन से क्या ये लेस रखनी चाहिए? थोड़ा डाउटफुल है। तीसरा, रिकॉर्ड द टाइम इमीडिएटली आफ्टर द ब्लू सी कलर। ऑप्शन तो गलत लगा। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए ना। सही गलत है यस सर, सर। पहले का अब टाइम ब्लू देखो। कलर के आने से पहले का कलर तो नहीं, पहले का टाइम तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये तो बिफोर द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, ये तो बिल्कुल गलत है ना। यस सर। इतना तो होना चाहिए, आई थिंक सो। ये चीज तो मैं बहुत तो कॉमन उल्टा ही सी थी, सोच इतनी रहा था, हमें सी पता और होनी। डी। हाँ, मैं तो सी और डी में उल्टा ही सोच रहा था कुछ। सीओडी में उल्टा सोच रहे थे। ठीक है, ऑलवेज कीप द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन मोर देन द Ki सॉल्यूशन। अब देखो ये है एक दूसरे के रिवर्स। सर तो बचा ही ए ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब में तो डी है। सब में डी है। नहीं सर, डी बस ऑप्शन ए में नहीं। वाले में नहीं है। डी, सर ए डी बी ऑप्शन। ई। देखो ए बी ई, बी और ई के बीच में टाई अप है भाई। बी क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन थायोसल्फेट की लेस होनी चाहिए, और ई क्या कह रहा है कंसंट्रेशन थायोसल्फेट की मोर होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के कंट्री है, एक दूसरे के अपोजिट गलत है। या तो गलत। बी सही है या डी ई सही है। नहीं यस समझ में सर, सर। आया? सी और ई में है। तो बी और ई दोनों तो सही नहीं हो सकते, तो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। समझ गए? यस तो सर। सी डी भी तो वो कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या? सी और डी। सी, हाँ, सी और डी में हमने डी को तो एलिमिनेट डायरेक्ट ही कर दिया। ये कभी नहीं होता कि जब रंग आ जाए, है ना, कलर आने से पहले टाइम नोट करो। ये कौन सी केमिस्ट्री है भाई? कलर आने के बाद में, जब जैसे ही कलर आता तभी टाइम नोट किया था ना, कितनी देर बाद कलर आया। कलर यस आने के सर। बाद, कलर आने के बाद मतलब कलर आने से पहले टाइम नोट कर लो। आपको कैसे पता लगेगा कि कलर कब आने वाला है? फिर ये केमिस्ट्री एक्सेप्शन हो गया तो। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता यार। कलर आने से पहले का टाइम कैसे नोट कर सकते हो? एग्जैक्टली टाइम पर जो कलर आया उससे एक सेकंड पहले माइंड कर सकते हैं कि एक सेकंड पहले तक कलर नहीं था, बट कलर आने से पहले का टाइम नोट करना ये मूर्खता सी है। नहीं, ये मैंने कभी नहीं देखा, और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसी चीजें तो नहीं आती है कभी, यस सर। थोड़े बहुत किए होंगे तो डी तो बिल्कुल गलत होना चाहिए। डी गलत है, ये हमें समझ में आता है। तो डी ऑप्शन जहां पर भी करेक्ट दे रखा है वो गलत है। खत्म। सर तो ए। यही ऑप्शन सही बचता है। या ये तो बहुत बढ़िया है सर यही बस। ना। सही है, तो समझ में आ गया होगा। तो भाई ए यस ऑप्शन सर। इसका राइट होना चाहिए। ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट राइट है। लेट्स सी द आंसर। ए, ऑफिशियली ए, kept limited amount, the recorded immediately after the blue color appear। तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए ब्लू कलर के बाद में। और ये सोडियम थायोसल्फेट जो होता है kept in limited amount, ये कम होना चाहिए, Ki ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यस सर।
थोड़ी सी रीजनिंग क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस जो लर्निंग बेस्ड होते हैं उसमें कुछ कुछ फैक्ट आपको पता होते हैं, कुछ कुछ कॉमन सेंस भी लग जाती है कभी कभी, और ओवरऑल आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो भी पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत ध्यान से करना, कुछ लर्निंग बेस्ड जरूर होना चाहिए कि कुछ तो याद हो। आगे देखते हैं बेटा, इन द गिवन रिएक्शन एक्स वाई से 3z बन रहा है, नहीं एक्स वाई प्लस 3z जो है एक्स वाई जेड बन रहा है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। If 1 mole of each x and y with 0.05 mole of z give the x y z 3, ठीक है, atomic masses of x y z 10 20 30 AMU respectively, the yield of x y z is मोल सर कॉन्सेप्ट। 2s का आंसर किया था मैंने आज ही कुछ। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे किया था चलो ये बताओ। सर ये रिएक्शन लिखी थी, उसमें z जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था, तो 0.05/3 मोल्स जो हैं वो उसके बन जाएंगे XYZ3 के, वहां से उसका मास निकाल लेंगे फिर। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट समझ में आया भाई क्या करना है। देखो x और y ये कह रहा है इसका 1 मोल है मेरे पास, ठीक है, x का 1 मोल है, y का 1 मोल है, और z का उसने 0.5 मोल दे रखा, 0.05 भी नहीं, 0.05 मोल दे रखे हैं z के, ठीक है। तो इनका एक एक मोल अगर लगाते तो इसके 3 मोल लगते हैं। अब बात ये नहीं कि इसके 3 मोल रख रहे हैं, बात ये कि मास किसका कम है और किसका ज्यादा है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है 10 20 30, तो यानी कि ये 30 ग्राम, ये इसका मोलर मास है 30 ग्राम पर मोल, ये 1 मोल में 30 ग्राम होता है, तो 3 मोल में कितना होगा 90 ग्राम। तो हमें अगर ये 90 ग्राम, अगर हमारे पास ये 90 ग्राम है तो ये 1 मोल बनेगा, मतलब ये 20 मोल यूज होगा 90 ग्राम में, 20 ग्राम, ठीक है। और ये 10 ग्राम ही यूज होगा 90 ग्राम में। ये समझ में आ गया सर सबको? ये क्लियर हो गया होगा कि 90 ग्राम अगर टोटल है, ये मोलर मास है जेड वाई का, तो ऑब्वियस है तो मोलर मास के अकॉर्डिंग वो 90 ग्राम यूज होना चाहिए, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम अगर जेड है अपने पास तो हम कह सकते हैं कि 10 और 20 ग्राम से काम चल जाएगा, बट अपने पास तो कितना है 0.05 ग्राम है मोल, सॉरी, है ना, इतने मोल है। तो मतलब 90 मोल का मतलब तीन मोल मतलब 90 ग्राम, तो 0.05 मोल में कितने ग्राम होंगे वो भी निकाल सकते हो। 30 ग्राम में अगर 5 है तो 0.05 में कितने मोल होंगे, और उतने मोल का 1/3 ये लगेगा, 1/3 ये लगेगा। क्लियर है? यस सर। तो यील्ड एक्स वाई जेड कितना बनेगा तो आप निकाल सकते हैं, इसके कितने मोल लगे, इसके कितने मोल लगे, और टोटल फिर आपके कितने मोल बनेंगे, एक्स वाई जेड 3 के कितने मोल बनेंगे। एक्स का हमें पता है 10, वाई का 20 और जेड 3 है तो 90, तो यानी 1 मोल में इसके 120 ग्राम होते हैं पर मोल, किसके, एक्स वाई और जेड 3, 120 ग्राम में 1 मोल होता है। अब मुझे पता है कि अगर ये 1 मोल लिया, ये 1 मोल लिया और ये 3 मोल लिया तो ये 120 ग्राम बनेगा, बट मैंने ये तो सिर्फ 0.05 मोल लिया, तो ये 0.05 है, तो ये कितना लिया इसके मुकाबले, ये 3 मोल होता है तो ये 1 मोल यूज होता है, तो ये 1/3 यूज होगा, ये भी 1/3 यूज सर होगा। y को देखने की जगह डायरेक्टली देख लेते हैं कि 3 मोल से 1 मोल बन रहा है उसका। हाँ डायरेक्टली ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो तो मैं थोड़ा सा गहराई बता रहा था कि इस क्वेश्चन को मतलब डिटेल में कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया सबको क्या? यस सर। ठीक है, इन्होंने भी कुछ ऐसा दिखा रखा है भाई, 0.5 तो लिमिटिंग रिएजेंट जेड है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 1 मोल ऑफ, और यहाँ पर लास्टली 2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सॉलिड स्टेट है ना सर आउट ऑफ यस, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आउट ऑफ सिलेबस है ऑफिशियली। इसका आंसर दे रखा है, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। पैरामैग्नेटिक कौन कौन होते हैं? सर एक बार रुक जाओ, सॉल्व करने दो। हाँ सर। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो अंडर 14 और अबव 14 वाली, तो आपको सब समझ में आएगा। सर 4 स्पीशी आ रही है पैरामैग्नेटिक, इसमें से 4 आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं पैरामैग्नेटिक? एक तो B2 वाला आ रहा है, एक C2 माइनस आ रहा है, एक O2 प्लस आ रहा है और एक हीलियम 2 प्लस आ रहा है। ठीक है, बाकी के डाया? यस सर। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। ठीक है भाई, 4 स्पीसीज है, B2 C2 O2 और हीलियम। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, कल ही किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है ना MOT का, तो ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा।
150 ग्राम एसिटिक एसिड है कंटेमिनेटेड विद 10.2 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला भी दे रखा है, लोअर डाउन इट्स एज फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है x × 10⁻⁻1 डिग्री सेल्सियस लो कर दिया। वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो पता है टोटल एसिटिक एसिड कितना है, और 10 ग्राम इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, तो वो मिक्स इजी है, करके। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। क्या बेटा? पर इजी है, फॉर्मूला लगेगा, बस कैलकुलेशन है थोड़ी। हाँ, सीधा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी है, तो ये आप आसानी से कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। दैट्स इट। टीएफ कर जो होता लिया है फिर। TF into मोलैलिटी है, तो टीएफ की वैल्यू हमें निकालनी है। टीएफ हमें पता है, मोलैलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसने सारे मासेस तो दे ही रखे हैं, ठीक है। 10.2 ग्राम के अंदर इतने मोल होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके ग्राम में कितने मोल होता है हम मोलर मास से निकाल सकते हैं। 1.5 इंटू 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टीएफ आता है, और अगर उसको x की वैल्यू निकालें 10⁻⁻1 निकाल के तो 15 आएगी, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, Ka फॉर द ब्यूटायरिक एसिड this and the pH 0.2 molarity butyric acid is dash nearest integer। Ka का ब्यूटायरिक एसिड Ka दे रखा है उसका, the pH of 0.2 molarity सॉल्यूशन का pH निकालना है Ka से, ये भी सीधा फॉर्मूला लगेगा, Ka से pH यस निकालना है। सर। So pH is equal to half pK minus half log C। हाफ pK माइनस log हाफ pK, यस राइट, है ना। सीधा डायरेक्ट pH जो होता है हाफ pK माइनस हाफ log C, कंसंट्रेशन उसने दे रखी है, यहाँ पर सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ टाइम जो है वो 10 मिनट है, हाफ टाइम में log 2 की वैल्यू दे रखी है। द रेशियो ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम 2 मिनट, 2 मिनट के बाद रेशो कितना होगा दोनों रिएक्शंस का। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगा, सीधा सीधा हाफ टाइम बता रखा है उसने, तो हाफ टाइम के बाद सर 100। पूरा, यस सर 100 आ रहा है। ठीक है, A0/80 सीधा, ये फॉर्मूला है भाई, KT इक्वल डायरेक्ट लगा दिए, ये इन दोनों का रेशो उसने पूछ रखा है, हाफ टाइम उसने दे रखा है, ठीक है। तो T की जगह पर इसने हाफ टाइम भर दिया, लेकिन जब हाफ टाइम होता है तो हमारे पास क्या होता है पता है, K इक्वल हाफ टाइम में T हाफ इक्वल क्या होता है, K नीचे चला जाता है, 0.693/K। डिवाइड बाय K होता है ना। यस सर। तो अगर हम K को रिप्लेस करें, K को इधर ले आते हैं और T हाफ को उधर ले जाते हैं, तो यानी इसने क्या किया, K की जगह पर क्या भर दिया, K को इस तरफ ले गया, T हाफ नीचे आ गया, T हाफ और K इधर आ गया, तो मैं K की जगह पर ये वैल्यू भर सकता हूँ, तो K की जगह मैंने ये वाली वैल्यू भर दी, बाकी वैल्यू सेम टू सेम रही है, कोई फर्क नहीं। आगे अब ये T हाफ की वैल्यू उसने दे रखी है 10, है ना, 0.310 जो भी दे रखा है, और ये क्या है पता है 0.693 एक्चुअल में इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, यस समझ गए। और हाँ, T हाफ इसने ये दे रखा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया, ये वैल्यू सेम टू सेम है, नथिंग स्पेशल, लास्टली वैल्यू आएगी 100, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में थोड़ा कचरे को साफ कर देता हूँ ना, दिस इज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं पी सर, ब्लॉक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर पूछा है इन्होंने। केमिकल बॉन्डिंग का है सर। केमिकल बॉन्डिंग है सर ये। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ स्क्वायर पिरामिडल पूछ रखा है, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोलो भाई, स्क्वायर पिरामिडल किसका होगा, स्क्वायर और पिरामिडल मतलब यहाँ पर 4 चीजें जुड़ी होंगी, और पिरामिड शेप, ऊपर एक पिरामिड की जगह एक और चीज जुड़ा होगा, 5 चीजें जुड़ी हुई हैं, विद 1 लोन पेयर होना चाहिए, वरना स्क्वायर पिरामिडल ऐसे नहीं होता है स्ट्रक्चर, नीचे पक्के तौर पर एक लोन पेयर बचना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल तभी हो सकता है। सर 3 आ रहे हैं 1 2 3 कौन कौन से, तीन होंगे। सर, 5 BrF5 IF5 और ClF5, Yes, ब्रोमीन sir. आयोडीन क्लोरीन तीनों के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, तो अगर ये अपने 2 लोन पेयर यूज कर लें और एक तो ऑलरेडी जोड़ते हैं ये, तो एक लोन पेयर बच जाएगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है, बना के देख लेना। क्वेश्चन दिखलाना पुराना वाला, ये वाला क्वेश्चन सर इसमें I2Cl6 का कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं भूल गया। I2Cl6 देखो आयोडीन है,
दो आयोडीन्स हैं, दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बना दो। अब इसके बाद Cl6, 3 क्लोरीन इधर जोड़नी है और 3 क्लोरीन इधर जोड़नी है, I2Cl6, ऐसा कुछ बनेगा क्या? बट 3 कैसे बन सकते हैं? आयोडीन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास में, तो ये एक लोन पेयर और आधा लोन पेयर। इज देयर एनी ब्रीजिंग? इसमें ब्रीजिंग होगी क्या भाई? यस सर, ये इसका थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, क्लोरीन बीच में 2 लगे होता है आयोडीन्स के। आयोडीन के बीच में 2 क्लोरीन है? ये सर थोड़ा अजीब होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसे बीच तो में सब कैसे लगाओगे बनाते दो? कैसे? मैंने तो सीखा नहीं है ये वाला। सर आयोडीन आयोडीन होते हैं, उनके साथ बीच में 2 क्लोरीन लगे होते हैं, क्लोरीन 2 बॉन्ड बना रहे होते हैं बीच वाले। 2 क्लोरीन डबल ब्रीजिंग होगा मतलब, समझ ये गया यार, सर, ब्रीजिंग ब्रीजिंग ब्रीजिंग, समझ गया, मैं समझ गया। वही मैं कह रहा था कि इसके अंदर कुछ ब्रीजिंग होना चाहिए, वरना ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोन पेयर पूरे ही नहीं हो रहे हैं। तो देखो भाई, आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, नो डाउट इट। उसके बाद में 2 क्लोरीन्स जुड़ गए, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं ना, तो एक लोन पेयर इसने वेस्ट कर दिया, आप यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पर भी इसका एक लोन पेयर जो है वो यूज हो गया। अब इनके पास टोटल 3 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर तो बचेंगे। साथ में जो 2 क्लोरीन है वो ब्रीजिंग क्लोरीन्स है, यानी ब्रिज्ड, दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो आयोडीन के साथ में ब्रीजिंग कर रहे हैं। ये वाला कंपाउंड बेटा डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है तो हम इसको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री में नहीं डालेंगे, ये वैसा कुछ है जैसा हमने जैसे वो पी करे ब्लॉक होंगे। में दे रखा है, पी ब्लॉक में ऐसा कंपाउंड दे रखा है हैलोजन ब्रिजिंग के नाम से। ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ बनेगा, वरना इनके लोन पेयर ही पूरे नहीं होंगे। जो मैंने शुरू में बनाया था उसमें मुझे पता लग रहा था कि लोन पेयर यहाँ पूरे नहीं हो रहे। क्लियर, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन MnO4 की एसिडिक मीडियम के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ 2 मैग्नीज कंपाउंड A एंड B, ऑक्सीडेशन। भाई ये रिएक्शन है, याद करनी है आई थिंक। देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ B इज, तो B का कंपाउंड पता होना चाहिए, फिर रिएक्शन याद सर होनी चाहिए। बी क्या होगा? MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड बनने वाला है, ठीक है, वो रिएक्शन से याद होगा आपको। और उसके बाद में उसका बोहर मैग्नेटोन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3.9 के अराउंड कुछ आता है। तो 4 हो जाएगा almost। ठीक है, तो देखो रिएक्शन ये है कि MnO4 जो था K2MnO4 है, ये H पॉजिटिव के साथ में MnO4 नेगेटिव MnO2 बनाता है। तो MnO4 नेगेटिव के पास में किसमें पूछा था उसने? जिसका कम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ MnO2 इसका कम है यस सर। 4, तो ये 4 है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब आप मैग्नीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, तो आप काउंट कर सकते हैं, दैट विल बी 3। तो अंडर रूट बोहर मैग्नेटोन क्या होता है? Nn+2 यस सर। यस सर। N इंटू N+2 और इसका अंडर रूट, ठीक है, और ये इक्वल होता है म्यू। अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही है, 3+2 कितने होते हैं? 5, 5 इंटू 3। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिक होता है ना, 3 है तो 3.8 लिख दो। हाँ वो सीधा वो याद कर सकते हैं आप, बट फॉर्मूला रिवाइज तो होना चाहिए ना बेटा, दैट्स इट, ठीक है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज्यादा स्टेबल एक दूसरे से रिलेटिवली किसके ज्यादा होंगे? कॉपर इनटू SCN ट्वाइस। सर इसका मेरा आंसर गलत आ रहा था, इसमें मेरे को एक डाउट है। बताइए क्या डाउट है? सर इसमें इन लोगों ने SCN जो है एम्बिडेंटेट लिगेंड है, उसके आइसोमर काउंट नहीं किए। रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर, एम्बिडेंट में मतलब पहले कौन सा ज्यादा बनेगा? अब ये भी हो सकता है, चलो देखते हैं आंसर। इन्होंने सिर्फ इसको दिखाया, एस से ही जोड़ रखा है, NCS भी तो जोड़ रखा है, जोड़ तो रखे बेटा, सर आइसोमर तो बनेंगे ही तब। आइसोमर काउंट नहीं किए फिर। SCN देखो, SCN जोड़ दिया, फिर उसके बाद में NCS और NCS जोड़ दिया, फर्दर SCN और NCS जोड़ दिया, उल्टा एक दूसरे के। कौन से सर काउंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर काउंट नहीं किए इन्होंने। कौन से पूछ रखे थे इन्होंने? मोर स्टेबल आइसोमर, सारे ही सही बात है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल रिलेटिवली मोर, टोटल कितने आएंगे वैसे अगर काउंट करें तो? सर 6-7 आ रहे थे, मैंने बना के देखे थे तो।
ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये अपने हिसाब से सोच के बैठ जाते हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा, कुछ साइड्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं। नो वरी, अगर आपके 6-7 आ रहे हैं, सारे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे याद कीजिएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसिंग हुई है कि उन्होंने टोटल पूछे हैं या रिलेटिवली मोर स्टेबल पूछे हैं। अब मोर स्टेबल को अगर मैं वर्ड को यूज करूँ ना, तो मोर स्टेबल, बाकी में देखना कि मोर स्टेबल कौन से ज्यादा है, शायद उसका कुछ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा दोबारा से सोचना और इसको थोड़ा सर्च भी करना। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसके बारे में कि ये क्या कहना चाहता है। एक और क्वेश्चन था, पता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक बंदा है स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में उसके बॉडी से वाटर वेपोराइज होता है, 40 किलोजूल पर मोल वेपोराइजेशन एंथैल्पी, और उसके अंदर बताना था कि टोटल कितने मोल उसका पानी उड़ गया। तो उन्होंने 1 मोल वाटर के लिए दिखा रखा था। मैंने कहा यार कैसे पता लगेगा कि उस बंदे की बॉडी के ऊपर 1 मोल वाटर है कि 2 मोल है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमें पता ही नहीं है। यस और ये सर, मैं याद है। बहुत दिनों से इस पे मत्था मारा मैंने, बाद में मैंने एक एनसीईआरटी की दूसरी बुक में देखा कि उसको फिर बाद में करेक्ट कर रखा था कहीं ना कहीं। ठीक है, जबकि मुझे लगता था एनसीईआरटी ने आंसर भी दे रखा, समझा भी रखा, बट ये सही नहीं है ना। तो ऐसा होता है, नो वरी, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में गड़बड़ हो सकती है। तो वो कई बार हमें लगता है कि एनसीईआरटी हमेशा परफेक्ट है और इसने अगर दे दिया, तो मैंने बहुत बच्चों से डिस्कस किया, सब कहते सही सर, सही तो है, आपको क्यों कंफ्यूजन है, इतना ही तो होगा। उनको मेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था, जो करेक्ट हो गया तो मुझे लगा अभी ठीक है। अभी वो बच्चे खैर जैसे हैं, कई बार वैसे ही कर लेते हैं लोग। मैं बहुत से क्वेश्चंस पर क्वेश्चन मार्क लगाता होता हूँ। ऑन कंप्लीट कंबशन कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन दिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस ग्राम, वाटर वाज प्रोड्यूस्ड, द परसेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड इज। परसेंट कंपोजिशन बतानी है ऑक्सीजन की, मोल कॉन्सेप्ट से लिंक रखता है यस सर, थोड़ा थोड़ा। है ना। कंप्लीट कंबशन है, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन इतने ग्राम और इतने ग्राम निकलता है इसमें से, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। लेट्स सी द ऑप्शन गिवन। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल बनेंगे, वाटर के इतने मोल बनेंगे, ये तो उन्होंने ग्राम में दे ही रखा है, और टोटल हमारा कंपाउंड है ये। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड इन्होंने तीनों लगा दिए। हाइड्रोकार्बन था क्या वो, या ऑक्सीजन के साथ है? सर ऑक्सीजन भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, हाइड्रोकार्बन नहीं दे रखा उसने। ऑक्सीजन और वाटर के मोल पता लग गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कैसे पता लगेंगे, जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के हिसाब से बराबर आने चाहिए और डबल होने चाहिए। यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, बताएगा कोई? सर जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनेंगे। हाँ ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स यानी कि कार्बन, अब कार्बन का इन्होंने मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लिया, 0.216 मोल ऑफ कार्बन आया। ये कैसे आ गया भाई, गलत नहीं है ये? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाले, उसी से बोल दिया उन्होंने इतने मोल होंगे कार्बन के। कार्बन डाइऑक्साइड के 0.18 निकाल रखे हैं बेटा, यही तो प्रॉब्लम है, शायद इसमें कुछ मिसिंग है, चेक करना उसको। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन का भी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए, ठीक है, वाटर के अंदर ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर के हिसाब से ये तो हाफ होंगे इसके, है ना, डबल होंगे, डबल 224 दूना 48 49, ठीक है, ये तो डबल है, ये सही है, सही है। फर्दर वेट, अब वेट निकालना है, दोनों को माइनस किया, ऑक्सीजन का वेट आ गया, और फर्दर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में टोटल अप्रोक्सीमेट। इसको जरूर चेक करना कि ये वाली लाइन इन्होंने गड़बड़ कैसे कर रखी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही था, ये लास्ट क्वेश्चन था, मुझे अगली क्लास भी स्टार्ट करनी है। एक्चुअल में 1 घंटे का टाइम दिया था और हमारे पास 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है भाई, इसमें थोड़ा क्या काफी ज्यादा टाइम लग जाता है ना। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा।